हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने गणित के 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा यानी गणित के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, सबसे छोटा पूर्णांक है। यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, -1। जितना माइनस में होगा उतना छोटा होगा। अपूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस अनंत से लेकर के 0 को शामिल करते हुए जो धनात्मक यानी अनंत तक प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? 0 को शामिल करते हुए सभी धनात्मक संख्याएं यानी अनंत तक की धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे पूर्णांक पूछा था तो ऑप्शंस में निगेटिव वाला जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें ऑप्शन सी दिया था -1, तो इसमें दिए हुए ऑप्शंस में से -1 सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न का दूसरा, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है? 3 नहीं है, आप 3 मीटर है। ये मीटर है, मीटर में दिया हुआ है 3 मीटर है। यानी परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, यानी 3a बराबर दिया है 3 मीटर। तो a का मान निकालेंगे तो 3/3 हो जाएगा, यानी a का मान आ गया 1 मीटर, 1 मीटर। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 a², यानी भुजा का स्क्वायर। तो a का मान 1 है, तो इसका मान रखती है 3/4 करड़ी में, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो यानी करड़ी में 3/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न का तीसरा, निम्न में से अभाज्य संख्याएं हैं। दी हुई संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो इसमें पहला देखते हैं 8, 2 और 4। तो ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 1 से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा वो किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। इसमें ऑप्शन ए में है 8, 2, 4, जिसमें 8 होगा 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा और 4 से विभाज्य होगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। और इसमें सी में दिया हुआ है 3, 7, 9। 3, 7 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है 1 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य हो गया और 9 से, यानी 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। और डी में है 7, 5 और 6। इसमें जो 6 है ये 1 से भी विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 6 से, यानी 2 और 3 से एक्स्ट्रा विभाज्य है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन बी है 11, 2, 3, ये केवल सभी संख्याएं 1 और खुद से विभाजित होंगी, इसलिए अभाज्य संख्या है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न के 4, -3/4 परिमेय संख्या का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसका योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं कि दी गई संख्या में से कौन सी ऐसी संख्या से जोड़ा जाए जो इसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है -3/4, इसमें अगर जो +3/4 से जोड़ दें +3/4 को, तो ये 0 दे देगा, ये दोनों कट जाएंगे और इसका मान 0 हो जाएगा। तो यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम जो आ गया वो +3/4 आ गया। और इसका पूछा था एवं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं दी हुई संख्या में से जिस भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान आ जाएगा 1 आना चाहिए, यानी +1 आना चाहिए। तो माना यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे -3/4 में, अगर जो माना कि x से गुणा करने पर इसका मान 1 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये 4 भाग में है तो उधर गुणा में आ जाएगा, यानी 4/3 और माइनस में ही रहेगा। तो x बराबर -4/3 आ गया, यानी गुणात्मक प्रतिलोम इसका आ गया -4/3। ये दोनों किस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, +3/4 और -4/3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3/4 और -4/3, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 5, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? तो रेखीय समीकरण उसे कहते हैं जिसके चर का मान का घात जो है 1 हो, यानी चर का घात 1 हो। चर किसे कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जो x, y, z में हो, यानी निश्चित कोई पूर्णांक ना दिया हो तो वहाँ पे वो उसको चर कहते हैं। या x, y, z में हो a, b, c, d, m, n, तो इसमें सब में चर दिया हुआ है x। पहले में है x + 8 = 27, बी में है 3x - 5 = 2x + 8, और सी में है 2x² + 3x - 5 = 0, और डी में है x/5 = 6। यानी देखिए सब में घात 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है घात को, तो ये सब में घात 1 है, लेकिन सी में जो है x का घात 2 है, तो ये रेखीय समीकरण नहीं होगा। इसमें नहीं ही पूछा था
कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 6, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है। धन पूर्णांक 4x-6 में ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो उसके ठीक बाद का धन पूर्णांक निकालने के लिए उसमें एक जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक बराबर, इतना आप ऐसे लैंग्वेज लिख लेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद लिखेंगे इसमें से एक जोड़ देंगे, 4x-6 धन 1 बराबर हो जाएगा ये -6 और +1 मिलके -5 हो जाएगा, 4x-5, यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 7, -2/3 धन -4/5 -6/7 को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करना है तो इसका सलूशन देखते हैं, नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं। -2/3 धन -4/5 -6/7। अब इन सबका एलसीएम ले लेंगे, तो 3, 5 और 7 का, पहले इसको देखते हैं जो बीच में धन दिया है ना, ये माइनस में बदल जाएगा। -2/3 प्लस और माइनस का जो गुणा करेंगे तो माइनस होता है, -4/5 -6/7 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यानी लघुत्तम समापवर्तक, तो 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 105 इसका एलसीएम होगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 3, 5 और 7 का, तो ये 3, 5 और 7 से कटेगा, 5, 7 और फिर 5 से इसमें जाएगा भाग, तो 1, 1, 7 होगा, तो 7 से फिर 1, 1 हो जाएगा। यानी इसका गुणा कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 105 इसका एलसीएम आ गया। अब 3 से भाग देंगे तो 35 बार में कटेगा, और 35 से 2 में गुणा, 35 × 2 = 70, -70 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से जब भाग देंगे 105 में तो 21 होगा, 21 से जब 4 में गुणा करेंगे 21 चौको 84, तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे तो ये 84 हो जाएगा, 84 होगा ये। फिर 7 से जब भाग देंगे 105 में तो 15, 15 × 7 = 105 होता है, 15 × 6 = 90 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को सबको जोड़ लीजिए, 0, 4 और 0 मिलके 4 होगा। अब 9 और 8 मिलके 8, 2, 16, 17, 17, 7 मिलके 7, 2, 14 यानी 24, और ये माइनस में होगा, -244/105। अब इसको छोटा कर लेंगे और जो कटने वाला होगा तो देखिए 2 से कटेगा, नीचे वाला नहीं कटेगा, 2 से, 3 से ऊपर वाला नहीं कटेगा, 4, 4, 8, 2, 10, 10 में 3 से भाग नहीं जाता है, इसलिए ये 3 से भी नहीं कटेगा, इसी को लिख देंगे आंसर, यही इसका सलूशन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 8, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े जो वर्ग का भुजा दिया हुआ है a = 15 सेंटीमीटर, और छोटे वर्ग का भुजा दिया हुआ है a = 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वर्गों की संख्या बराबर लिखेंगे, यहाँ पे वर्गों की संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब छोटे वर्ग का जो भुजा है 15 है, तो 15 × 15 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है इसका सूत्र वर्ग का। और छोटे वर्ग का जो भुजा दिया हुआ है 5, यानी 5 × 5, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 3 × 3 = 9, यानी 9 वर्ग, छोटे 5 सेंटीमीटर वाले 9 वर्ग काटे जा सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 9, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। यानी बर्तन की जो घनाकार बर्तन है उसका कोर दिया है, यानी एक भुजा उसका दिया हुआ है a = 10 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकाल लीजिए, v यानी आयतन बराबर लिखेंगे, आयतन यानी v = a³ होता है, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, यानी 1000 घन सेंटीमीटर दिया, क्या है सेंटीमीटर दिया है ना, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं इसको लीटर में बदलना है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर फार्मूला 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 मीटर को इधर घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 6 0 हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 में अब इसको घन करेंगे, 3 घात करेंगे तो 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला होता है ना 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो जब इसको घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, यानी 10 लाख बराबर
10 लाख घन सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। अब 1 घन सेंटीमीटर में भाग दे देंगे 1000 में 10 लाख से, यानी एक क्या आगे 6 जीरो से, तो यानी 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा 1000 बट्टे 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 जीरो लीटर। अब यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब ये आ गया 1 बट्टे 1000 लीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर में 1 बट्टे 1000 लीटर आ गया। और यहाँ पे आयतन कितना आया है, 1000 घन सेंटीमीटर आया है। जब 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 बट्टे 1000 लीटर यहाँ पे आ गया। अब निकालना है 1000 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बट्टे 1000 लीटर, अगुणा इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो 3, यहाँ पे नीचे भी 1000 है, ऊपर भी 1000 है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 लीटर आ जाएगा आंसर इसका। यानी इसका आयतन निकाला हमने, 1000 घन सेंटीमीटर आया, 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। यही तो पूछा हुआ था प्रश्न में। एक घनाकार बर्तन की ओर 10 सेंटीमीटर बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात किए थे, 1 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए तो क्या आएगा। तो इसमें गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें गुणा करना है एक्स प्लस वाई से। ये देखिए ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वही तो है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी है। इसको वैसे गुणा करके लिख देंगे तो आप इसका आंसर हो जाएगा। पहले एक्स से सभी पदों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसमें गुणा होगा तो एक्स वाई स्क्वायर। अब प्लस वाई से गुणा होगा सब में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखिए कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस में है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, तो ये सब कट गया, बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे लिखा है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। किसी संख्या के 1/4, माना संख्या बराबर x है, तो उस संख्या के 1/4 तो x बटे 4 हो जाएगा। में से 1 घटाने पे तो 1 घटा दिया, शेषफल 1 बचता है तो बराबर 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, संख्या को ही x माने हैं और संख्या ही निकालना है। तो x बटे 4 इक्वल टू, जब ये माइनस में है इधर जाएगा तो दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4, दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतर होगा तो गुणा में बदल जाएगा, यानी 4 दूना 4 गुणे 2 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यानी x बराबर 8, यही संख्या हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, जो कि लघु त्रि प्रश्न का पहला प्रश्न है। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये वर्गाकार बगीचा है, ये बगीचा है और इसके चारों तरफ 50 सेंटीमीटर का रास्ता बना हुआ है। ये 50 सेंटीमीटर है, चारों तरफ 50 ही होगा। यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा ये पतला हो गया, चौड़ा हो गया, लेकिन आप ये चारों तरफ ही बराबर है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। यहाँ पे लिखा है कि बगीचे की लंबाई मार्ग सहित, यानी इसके मार्ग सहित ये 51 मीटर है। यहाँ पे ये है 51 मीटर, दोनों तरफ 50-50 सेंटीमीटर होगा। अगर जो कि यहाँ पे पूछा है बगीचे का क्षेत्रफल, मार्ग की का क्षेत्रफल सहित उसके साथ नहीं पूछा, केवल जो अंदर वाला बगीचा है ना, अगर जो मार्ग को हटा दिया जाए तो केवल इसका क्षेत्रफल अंदर वाले का पूछा है। तो इसके लंबाई में देखिए 1 मीटर की कमी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर इधर है, 50 सेंटीमीटर इधर है, यानी इसका जो लंबाई होगा केवल इतना ही तो होगा, तो ये 50 हो जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ 50-50 सेंटीमीटर का दिया हुआ है तो 50-50 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर इसका लंबाई भी घट जाएगा और चौड़ाई भी घट जाएगा, क्योंकि वर्गाकार है, चारों तरफ से
है तो इसका जो लंबाई हो जाएगा बगीचे का वो 50 मीटर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 50 गुणे 50, तो 50 5 बचे 25 00 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दिया हुआ है 82/9 है तो कीजिए नहीं होगा, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। तो दिया हुआ है x² प्लस 1/x² बराबर 82/9, निकालना है x³ माइनस 1/x³ का मान। इसका मान निकालना है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि x माइनस 1/x का स्क्वायर अगर जो करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है ना। तो वैसे ही उसी फार्मूले पे ये एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2ab माइनस 2a का मान है x और b का मान है 1/x, तो x कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। अब यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस 1/x², इसका मान दिया है 82/9, तो इसका यहाँ रख देंगे 82/9 माइनस 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक 9, 9 एकम में 9 82 माइनस यहाँ पे इसको 1 लिख सकते हैं, 1 9 9 9 दूना 18, 82 में से 18 जाएगा 64 बचेगा, 64/9 हो जाएगा। ये तो मान आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का, x माइनस 1/x का मान जब निकालेंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर जाएगा तो ये करड़ी बन जाएगा, करड़ी में हो जाएगा 64/9, तो इसका मान आ जाएगा 8 × 64 होता है, इसको लिख सकते हैं 8 × 8, तो 1 8 बाहर आ जाएगा तो 8 नीचे 3 3 का 9, तो 1 3 बाहर आएगा तो 8/3 आ जाएगा, यानी x माइनस 1/x का मान आ गया 8/3। ये मान उसमें यूज होगा। चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं a³ माइनस b³ बराबर होता है ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। अब इसी फॉर्म में a को लिखेंगे x और b को 1/x। अब इसको और जो करेंगे x³ माइनस 1/x³ तो बराबर हो जाएगा x माइनस 1/x, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² प्लस ab। जब ab करेंगे तो x इंटू 1/x होगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/x, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो मान हमारे पास है, एक दिया हुआ है, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, यहाँ पे x माइनस 1/x का मान निकाले हैं 8/3 और यहाँ पे x² प्लस 1/x², इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 82/9। अब इन दोनों मानों को यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/x का 8/3 और दूसरे ये इसका मान 82/9 दिया हुआ है, 82/9 और धन 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8/3 और इसका एलसीएम हो जाएगा 9, 9 एकम में 9 82 एकम में 82, इसको 1 लिख सकते हैं, 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 बार में जाएगा 9 एकम में 9। अब ये हो जाएगा 8/3 गुणे ये 82 और 9 मिलकर 91 हो जाएगा, 91/9। अब इसको सिंपली गुणा कर लेंगे, 8 का 91 में गुणा करेंगे तो 8 एकम में 8 और 9 8 72, यानी 728 ऊपर आ गया और नीचे 29 27, यानी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी x पूछा हुआ था, x³ अपान 1/x का मान आ जाएगा 728/27, यही इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माँ की आयु x वर्ष है। माना माँ की आयु बराबर x वर्ष, तो पिता की आयु हो जाएगा, पिता की आयु बराबर x धन 5, क्योंकि यहाँ पे पिता की आयु से 5 वर्ष माँ की आयु कम है
तो माँ की 5 वर्ष है, तो यानी पिता की जो आयु होगा माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक होगा, तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु के कितना हो जाएगा, माँ की आयु यहाँ लिखेंगे बराबर x माइनस 10 हो जाएगा, इसमें से 10 घटा देंगे। अब 10 वर्ष यहाँ पे पूर्व रहेगा, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर हो जाएगा x-5 माइनस, इसमें से भी 10 घटा देंगे, तो यहाँ पे +5 है, माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, यानी पहले माँ की आयु दिया है ना, तो उसी के अनुसार लिखेंगे, यानी माँ की आयु x माइनस 10 अपान x माइनस 5 इक्वल टू दिया है 5/6, यानी 5/6। अब इन तिर्यक गुणा करके दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 6 का इसमें गुणा को होगा अंश में, तो 6x हो जाएगा माइनस 10×6 60। जब इधर 5 से गुणा होगा 5 का इसमें, तो हो जाएगा 5x माइनस 5×5 25। अब x वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 6x में से 5x घट जाएगा, इधर ये जो 60 जाएगा दूसरी तरफ, तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस 25 है, अधन 60 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 6x में से 5x जाएगा तो केवल x बचेगा, x बराबर यहाँ 60 में से जब 25 जाएगा तो 35 होगा, यानी x बराबर 35 वर्ष आ गया। और x किसका माने थे आयु, माँ की आयु माने थे, तो माँ की आयु बराबर 35 वर्ष, यही तो पूछा था, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक लाइन में कि माँ की वर्तमान आयु बराबर 35 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है, यानी इसका लंबाई 64 मीटर भी है और 7 सेंटीमीटर 2 इकाई में दिया हुआ है, ये पूरा है, तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, ये दोनों एक ही में है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। जब बड़ी से बड़ी पूछता है ना, वहाँ मौसौ निकालते हैं, यानी HCF या मौसौ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सलूशन, सबसे पहले इसका लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर, यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 64 मीटर बराबर हो जाएगा 64 100 सेंटीमीटर, और इसमें 7 सेंटीमीटर और है, तो 7 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6400 7 सेंटीमीटर लंबाई। और ऐसे ही चौड़ाई दिया है 20 मीटर, तो 20 मीटर में हो जाएगा 20 यानी 2000 सेंटीमीटर, और इसमें ऐड कितना करना है 21 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई आ गया। लंबाई लिखेंगे 6400 7 सेंटीमीटर और कमरे की चौड़ाई बराबर 2021 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा जिसमें टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके, इतना आप यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, फिर बराबर करके लिखेंगे कि लंबाई चौड़ाई का मौसौ, लंबाई और चौड़ाई का मौसौ, इतना लिखेंगे। अब लंबाई चौड़ाई का मौसौ निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये गुणनखंड विधि से निकालते हैं, 6407 का गुणनखंड हो जाएगा, ये कटेगा 43 से, 43 से 149 बार में, ये गुणनखंड होगा इसका, और 2021 का गुणनखंड होगा 43 और 47। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ है दोनों के गुणनखंड, तो यहाँ पे देखिए 43 है, जो 43 दोनों में कट रहा है, यानी 6407 को भी काट रहा है और 2021 को भी काट रहा है, तो इसका मौसम यही हो जाएगा 43। तो यहाँ पे लिख देंगे 43 सेंटीमीटर, यानी वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके वो होगी 43 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 16, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल दिया है वृत्ताकार मैदान का, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखिएगा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर। अब इसका जो फॉर्मूला जानते हैं हम वृत्ताकार मैदान का, πr² होता है, πr² का मान दिया है 154 वर्ग मीटर।
अब जो पाई का मान होता है 22/7 होता है। 22/7 आर स्क्वायर बराबर होगा 154। अब आर का मान निकालने के लिए आर स्क्वायर इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 154 गुणे 7/22 हो जाएगा। अब इसको 11 से कट कर देंगे। 11 दूना 22, 11 कम 11 और 4 बचा, 11 4 44 और 2 सते 14। ये 7 बार में कटेगा, 4 नहीं 7 लिखेंगे यहाँ पे, 7 बार में कट जाएगा। अब आर का मान निकालने के लिए करड़ी में 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब एक साथ बाहर निकल जाएगा, यानी आर का मान आ गया 7 मीटर। यहाँ वर्ग मीटर में दिया था ना तो मीटर में आएगा। 7 मीटर आर का मान आ गया। तो व्यास निकालना था ना, तो यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर, क्योंकि हम जानते हैं 2 गुणे त्रिज्या होता है, यानी 2r होता है। त्रिज्या में 2 से गुणा कर दें तो व्यास का मान निकल जाता है। तो 2 गुणे 7 हो जाएगा तो 14 मीटर हो जाएगा व्यास। यही निकालना था, यानी यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 17। 112 माइनस बड़े ब्रैकेट में 121/11 गुणे 11 -4 माइनस मझोले कोष्टक में 3 - 8 - 1 है। यहाँ पे बार भी रहेगा, छूट गया है, ऊपर बार भी दिया हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से भाग को, डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास से। इसको बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे, BODMAS। ब्रैकेट में भी सबसे पहले जहाँ बार दिया रहता है ना, बार को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नीचे है 112 माइनस 121 भागे, इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते जाइए। बार वाला तो है, बार वाला लेकिन दूर है ना, इससे इसके सॉल्व करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 11 गुणा 11 121 हो जाएगा, माइनस इसको ऐसे लिख लेते हैं, और 3 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस में है, 8 भी माइनस में है और 1 भी माइनस में है, तो -9 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे से 112 माइनस 121 भागे 121 माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। देखिए +4, यहाँ पे 3 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, चूँकि यह माइनस चिन्ह है ना इसके पहले, तो -6 होगा। और इसके पहले माइनस चिन्ह है, देखिए ब्रैकेट के पहले, तो -6 आया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। 112 माइनस, अब यहाँ पे 121 से 121 में जब भाग देंगे तो इसका मान आएगा 1, धन 6 और 4 मिलके 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 112 माइनस 10 और 1 11। अब 112 में से 11 घटाएंगे तो 101 इसका आंसर आ जाएगा। यही निकालना था, यानी इसको सॉल्व करना था, ये आ गया। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं। ये सभी ग्राम में संतरों के भार दिए हुए हैं 30। यहाँ पे लिखा है वर्ग माप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। यहाँ पे टैली चिन्ह 10 का वर्ग अंतराल लेना है, 10-10 का, और टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाना है। अगर जो यहाँ पे टैली चिन्ह का जहाँ नाम नहीं देगा वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, टैली चिन्ह का भी नाम दिया है ना, तो टैली चिन्ह भी बनाएंगे, फिर संचयी बारंबारता बनाएंगे। यहाँ पे प्रश्न में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे पूछा होगा, यहाँ पे पूछा है संचयी बारंबारता। इन टैली चिन्ह का प्रयोग करते हुए संचयी बारंबारता निकालना है। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा दिया है ना कि 30 संतरे दिए हैं, और जो आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे तो कोई जो उसमें जो भार होगा संतरे का छूट सकता है। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में संतरों का भार, ऐसे लिख लिया 30 संतरों का। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे इसका सारणी बनाएंगे। पहले वर्ग अंतराल, पहले नंबर पर रहेगा वर्ग अंतराल, फिर रहेगा टैली चिन्ह। टैली चिन्ह लिख सकते हैं या फिर बारंबारता भी लिख सकते हैं। अब बढ़िया रहेगा पहले बारंबारता, वहाँ संचयी बारंबारता निकालना है ना, तो ठीक है, इधर ही टैली चिन्ह है, फिर बारंबारता यहाँ लिखेंगे, बारंबारता, फिर लास्ट में संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और वर्ग अंतराल 30 से स्टार्ट है ना, तो लिख सकते हैं 30 से 40, और लास्ट में है 80 तक है, तो 80 से 90 तक लिख लेंगे। 30 से 40 पहले यही लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80,
80 से 90, इसी में सब आ जाएगा। इसके बाद बारंबारता लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी जो संख्या है कितनी बार आई है। 3 से 40 बार में, जो 3 से 40 वर्ग अंतराल दिया है, इसके बीच में जो संतरों का भार है कितना बार आया है। तो देखिए पहले वाला जो दिया है ना 30, और जो 30 लिया रहेगा तो शुरू वाला ले लेंगे। अगर जो यही 40 है ना तो लास्ट में 40, यहाँ पे 40 को छोड़ देंगे, क्योंकि अगले वाले में उसको 40 से 50 वाले में लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 30 से 40 में 1 2 3 4 संख्याएँ हैं, यानी 4 भार दिया हुआ है। तो यहाँ पे बारंबारता में लिखेंगे 4। और 40 से 50 में 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बारंबारता में इसके सामने लिखेंगे 6। उसके बाद है 50 से 60 में, 50 से 60 में 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे इसके सामने बारंबारता, इन 4 बार आया। 60 से 70 में 1 2 3 4 5, तो इसके सामने 5 लिखा। इसके बाद है 70 से 80, 70 से 80 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संतरों का भार दिया हुआ है। तो इसके सामने हो जाएगा 9। फिर है 80 से 90, तो यानी 80 80 2 है तो 2 हो जाएगा। अब टैली चिन्ह बना लेंगे। टैली चिन्ह यहाँ पे 4 है ना, 4 के लिए 4 लाइन ऐसे खींचेंगे, ये टैली चिन्ह हो जाएगा इसका। इसके बाद से 6 है, तो 6 के लिए ये 4 रहेगा ना, 6 के लिए 1 2 3 4, और 5 के लिए ये ऊपर से नीचे कर देंगे, ये 5 हो गया, और एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 है, तो 4 के लिए 1 2 3 4 हो जाएगा, ये टैली चिन्ह हो जाएगा। फिर 60 से 70 में 5 बारंबारता है, तो इसके लिए 1 2 3 4 और ये 5, ये टैली चिन्ह हो गया। 9 के लिए 1 2 3 4, ये 5, फिर से 6 7 8 9, ये टैली चिन्ह इसका हो जाएगा। फिर 80 से 9 में बारंबारता 2 है, तो इसके लिए टैली चिन्ह होगा 2 लाइन, ऐसे ये हो गया। अब संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले ये 4 है तो इसको 4 लिख लिया। अब इस 4 में नीचे जो ये 6 है ना, 6 को ऐड कर देंगे, तो 6 4 कितना होता है 10। अब 10 में इस 4 को ऐड करेंगे, 10 4 14। अब 14 में इस 5 को ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। अब 19 में 9 को ऐड करके लिख देंगे, यानी 9 दूना 18, 28 हो जाएगा। 28 में 2 को ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ये संचयी बारंबारता हो गया, ये बारंबारता हो गया, ये टैली चिन्ह हो गया। यहाँ पे आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसमें आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।